दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में। हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिन्हें जानेंगे एक एक करके विस्तार से। आज की खबरों में जानेंगे कि कैंप लगाने की कोशिश कर रहे थे चीन के 500 जवान, भारत के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि 1 सितंबर 2020 से बदलेगी आपकी जिंदगी और पैसे से जुड़ी हुई 6 बड़ी चीजें। और अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि लिंक नहीं किया है पैन और आधार तो लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन। दोस्तों आपको बता दें कि भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सोमवार शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे, उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 36,21,245 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 27,74,801 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 64,469 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि कैंप लगाने की कोशिश कर रहे थे चीन के 500 जवान, भारत के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई से जारी तनाव एक बार फिर से चरम पर है। 29-30 अगस्त की रात को चीन की सेना ने ईस्टर्न लद्दाख के पेंगोंग इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारत के जवानों ने नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक करीबन 500 चीनी सैनिकों ने मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की थी। सूत्रों की माने तो 29 अगस्त की रात को चीनी सेना के 500 जवानों ने हालात को बदलने की कोशिश की। यहाँ पर चीनी सैनिक कैंप लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय रहते ही भारतीय जवानों ने चीनी सेना की इस हरकत को पहचाना और इस कोशिश को नाकाम कर दिया। हालांकि ये भी बात सामने आई है कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच में कोई झड़प नहीं हुई। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि 1 सितंबर 2020 से बदलेगी आपकी जिंदगी और पैसे से जुड़ी हुई ये चीजें। दोस्तों आपको बता दें कि 1 सितंबर से आम आदमी की जिंदगी में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इस महीने से गैस सिलेंडर, होम लोन, EMI और एयरलाइन समेत कई चीजों में बदलाव हो जाएंगे। आपको बता दें कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट पर हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। दरअसल एविएशन मिनिस्ट्री ने 1 सितंबर 2020 से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क यानी कि ASF वसूलने का फैसला किया है। इससे यात्रियों के लिए हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि LPG सिलेंडर के दाम में भी बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ ही इसकी कीमत में भी इजाफा हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि 1 सितंबर से दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार 1 सितंबर से मेट्रो शुरू कर सकती है। अनलॉक 4 में सरकार मेट्रो को चालू कर सकती है। हालांकि इसके लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि EMI चुकाने वाले ग्राहकों की जेब पर झटका लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि महामारी संकट की वजह से लोन ग्राहकों की EMI पर इस साल मार्च में जो रोक लगी थी वह 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। बैंकिंग सेक्टर में इसे आगे बढ़ाने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। दोस्तों आगे की खबरों में जानेंगे कि हर साल मिलेंगे अब 6,000 रुपए, सरकार ने शुरू की है ये योजना। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि सरकार लॉन्च करने वाली है नई गारंटीड पेंशन स्कीम। इसमें मिलेगी न्यूनतम रिटर्न की गारंटी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि कहां पर 30 सितंबर तक रहेगा लॉकडाउन। और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि जियो फाइबर का नया प्लान हुआ लॉन्च, जिसमें मिलेगा 150 Mbps स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा बिल्कुल फ्री। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि लिंक नहीं किया है पैन और आधार तो लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना और ये काम भी होगा मुश्किल। दोस्तों आपको बता दें कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। हाल ही में सरकार ने एक डेटा शेयर किया है, जिसमें कि देश भर में अभी 18 करोड़ पैन कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्होंने आधार से अभी लिंक नहीं करवाया है। पैन और आधार को आपस में लिंक करवाना अब अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि अगर तय तारीख तक आपने दोनों को लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन अब आपकी मुश्किल डबल हो सकती है। डिपार्टमेंट की एक अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। अगर आपका लिंकिंग का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होता है तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजों के तहत आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। मसलन आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त भी नहीं कर पाएंगे, शेयरों और म्यूचुअल फंड में भी निवेश नहीं कर पाएंगे। यानी कि पैन कार्ड होते हुए भी आप वो सब काम नहीं कर पाएंगे जहां पैन कार्ड की जरूरत होती है। इसलिए दोस्तों हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आपके पास पैन कार्ड है तो क्या आपने उसको आधार से लिंक नहीं करवाया तो समय रहते जरूर करवा लीजिए। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।
और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि हर साल मिलेंगे 6,000 रुपए जुड़े परिवार समृद्धि योजना से, जाने डिटेल। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों की आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना चलाई हुई है। इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को सालाना 6,000 रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। ये राशि सामाजिक सुरक्षा बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के रूप में दी जाती है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत उस परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है जिसकी सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। अगर परिवार खेती किसानी से संबंध रखता है तो उसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की वेबसाइट से हासिल किया जा सकता है। इसके साथ ही परिवार का कोई पहचान पत्र, परिवार के मुखिया का फोन नंबर देना होगा। दोस्तों ये योजना अभी हरियाणा में लागू की गई है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये पूरे देश में लागू हो जाए। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि ऐसी योजना क्या पूरे देश में लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सरकार लॉन्च करने वाली है नई गारंटीड पेंशन स्कीम। इसमें मिलेगी न्यूनतम रिटर्न की गारंटी। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार जल्द ही न्यूनतम रिटर्न की गारंटी वाली पेंशन योजना लॉन्च कर सकती है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कहा कि न्यूनतम रिटर्न की गारंटी वाली पेंशन योजना पेश करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर पेंशन फंडों और एक्चुरियल फंडों के साथ बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि पेंशन फंड योजनाओं के तहत प्रबंधित फंड को मार्क टू मार्केट किया जाता है, इसलिए जाहिर तौर पर कुछ उतार चढ़ाव होते हैं। मूल्यांकन बाजार की चाल पर आधारित होता है। PFRDA के अध्यक्ष ने कहा कि ये एक ऐसी पेंशन स्कीम होगी जिस पर कम ही सही पर गारंटीड रिटर्न मिलेगा। दरअसल जिस तरह से बैंकों की FD या फिर फिक्स्ड रिटर्न वाले अन्य साधन है, उसी तरह से PFRDA भी पेंशन में ऐसे प्रोडक्ट लाने की योजना बना रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 2 से ज्यादा होंगे बच्चे तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, प्रस्ताव पर सरकार कर रही है विचार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों का मानक और न्यूनतम शिक्षा आधार को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। पंचायती राज के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है और जल्द ही ये औपचारिक रूप भी ले सकता है। बीते महीने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश सरकार से एक कानून लाने और 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को चुनाव लड़ने से रोकने की अपील की थी। आपको बता दें कि राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस तरीके के कानून हैं, जिसमें कि 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। उत्तराखंड ने भी इसी तरह का कानून पेश किया था, लेकिन बाद में राज्य के हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन पर 8 से शुरू होगी मेट्रो सेवा। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि मेट्रो रेल सेवा का संचालन 8 सितंबर से श्रेणीबद्ध तरीके से फिर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में 7, 11 और 12 सितंबर को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। राज्य सरकार ने इसको लेकर सोमवार को एक आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य में स्कूल कॉलेजों के खुलने पर भी प्रतिबंध 30 सितंबर तक जारी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर पर भी प्रतिबंध अभी जारी रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले इलाकों में ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से खुलने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। 8 सितंबर से मेट्रो रेल को भी श्रेणीबद्ध तरीके से दोबारा शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जियो फाइबर का नया प्लान लॉन्च। मिलेगा 150 MBPS स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा बिल्कुल फ्री। दोस्तों आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने नए इंडिया का नया जोश के नाम से नए जियो फाइबर प्लान को लॉन्च किया है। इस प्लान के नए कस्टमर को अनलिमिटेड डेटा के साथ 30 दिनों का मुफ्त ट्रायल दिया जाएगा। प्लान में 150 MBPS की स्पीड मिलेगी। फ्री ट्रायल में अपलोडिंग और डाउनलोड दोनों की स्पीड एक समान होगी, यानी कि 150 MBPS। साथ ही फ्री ट्रायल के लिए ग्राहक को 4K सेट टॉप बॉक्स और साथ में 10 OTT एप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि 1 माह के फ्री ट्रायल के बाद ग्राहक कोई भी एक प्लान को सेलेक्ट कर सकेगा। नए इंडिया का नया जोश टैरिफ प्लान की कीमत 399 रुपए प्रति माह से शुरू होकर 1499 रुपए प्रति माह है। फ्री ट्रायल के बाद ग्राहक जियो फाइबर कनेक्शन हटवा भी सकता है। इसके लिए कंपनी की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि शरद यादव के संपर्क में JDU के कई नेता। घर वापसी की चर्चा पर गरमाई सियासत। दोस्तों आपको बता दें
दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को लेकर ये बड़ी खबर है। उनकी जेडीयू में घर वापसी हो सकती है, इसके संकेत मिले हैं। सूत्रों के अनुसार शरद यादव को पार्टी में वापस लाने के लिए जेडीयू के कुछ बड़े नेता सक्रिय हैं। अगर ऐसा होता है तो ये विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर होगा। इस मामले में बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार शरद यादव कुछ दिनों पहले बीमार थे। इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस दौरान जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने हालचाल लेने के लिए उनसे बात की थी। बताया जाता है कि इसी दौरान उन्होंने शरद यादव से जेडीयू में वापस आने को कहा था। बातों बातों में निकली बात अब आगे बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के पहले शरद यादव की जेडीयू में वापसी हो सकती है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर पीएम मोदी, शाह और राहुल गांधी समेत तमाम हस्तियों ने जताया दुख। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज हस्तियों ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने प्रणब मुखर्जी को विद्वान और कदावर स्टेटसमैन, जबकि अमित शाह ने उन्हें अनुभवी नेता बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी कुछ तस्वीरों को भी ट्विटर पर साझा किया। एक तस्वीर में वह प्रणब दा के पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से देश दुखी है। देश की विकास यात्रा में प्रणब दा ने अमिट छाप छोड़ी है। वह उत्कृष्ट कोटि के विद्वान और कदावर स्टेटसमैन थे। उन्हें हर सियासी तबके और समाज के सभी वर्गों से तारीफ मिलती थी। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति रहने के दौरान प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए और ज्यादा पहुंच वाला बनाया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट किया कि भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। संसदीय और प्रशासनिक क्षेत्र में उनका अनुभव बेजोड़ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताया। शाह ने लिखा कि वह अनुभवी नेता थे जिन्होंने पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा की है। राहुल गांधी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बहुत दुख के साथ देश को हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन की खबर मिली है। मैं देश के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। शोक संतप्त परिवार और मित्रों को मेरी गहरी संवेदनाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मुखर्जी के निधन पर दुख जताया और कहा कि वह एक महान राजनेता थे। प्रणब मुखर्जी के जाने से देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि लद्दाख झड़प पर बोली मायावती, हमें सजग और सतर्क रहने की जरूरत। दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में चीनी सेना के साथ भारतीय सेना की एक बार फिर से झड़प की खबर पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि अब हमें और भी सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि चीनी सेना द्वारा एक बार फिर से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में दुस्साहस करने की खबर चौंकाने वाली है, लेकिन संतोष की बात यह है कि भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। सरकार को आगे और भी ज्यादा सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 35 घंटे रिया से सीबीआई की पूछताछ, ड्रग्स कनेक्शन के सवाल पर भड़की। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने में लगी हुई है। रिया इस मामले में अहम कड़ी है और मुख्य आरोप में भी है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती पिछले 4 दिनों से सीबीआई के सवालों का जवाब दे रही है। सीबीआई ने रिया से सुशांत के साथ उनके रिश्ते, सुशांत के परिवार संग उनके रिश्ते, ड्रग्स कनेक्शन, ट्रिप्स और पैसों तथा अन्य बातों के बारे में रिया से पूछताछ की है। दोस्तों, आपको बता दें कि रिया से सीबीआई की पूछताछ का सोमवार को चौथा दिन था। पहले दिन 10 घंटे, दूसरे दिन 7 घंटे, तीसरे दिन 9 घंटे और चौथे दिन भी 9 घंटे की पूछताछ हुई। अभी तक रिया से लगभग 35 घंटों तक पूछताछ की जा चुकी है और अभी कुछ और दिन ये पूछताछ चलने वाली है। बताया ये जा रहा है कि सोमवार को सीबीआई ने सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी से रिया का सामना करवाया। खबर ये भी है कि आगे आने वाले दिनों में नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत की बहनों से भी रिया का सामना करवाया जा सकता है। आपको बता दें कि सोमवार को रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने 9 घंटों की पूछताछ की। खबर ये है कि कई सवालों पर रिया असहज हो गई। खासकर ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती थोड़ी नाराज लगी। बताया ये भी जा रहा है कि सीबीआई ने उन्हीं सवालों को दोहराया है जो रिया से पिछले 2 दिनों में पूछे जा रहे हैं। इससे वो थोड़ा खींच भी गई है। इसी के साथ फेस एनालिसिस करने के लिए भी एक ऑफिशियल को बिठाया गया है जो उनके हाव भाव पर ध्यान दे रहा था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चीन का आरोप, भारत ने किया उल्लंघन, एलएसी पार कर गई, सेना को तत्काल हटाए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन में बने हालिया तनावपूर्ण माहौल में भारतीय सेना के जोरदार जवाब से बौखलाए पड़ोसी देश ने इस पर आपत्ति जताई है और भारत से अनुरोध किया है कि वह सैनिकों को तुरंत वापस बुलाए जो अवैध रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी को पार कर गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए के कमान के हवाले से कहा है कि चीन इस कृत्य का कड़ा विरोध करता है और भारत से अनुरोध करता है कि वह उन सैनिकों को तुरंत वापस बुलाए जो अवैध रूप से एलएसी पार कर गए हैं। पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा कि भारतीय
सैनिकों ने भारत और चीन के बीच बहुस्तरीय वार्ता के बीच बनी आम सहमति का उल्लंघन किया है और सोमवार को फिर से सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया है और जानबूझकर उकसाने का काम शुरू कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शिंजो आबे जापान के इतिहास में महानतम प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिंजो आबे को जापान के इतिहास का महानतम प्रधानमंत्री बताकर उनकी प्रशंसा की है। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान ट्रंप ने ये बात कही। आबे जो 65 साल के हैं, उन्होंने शुक्रवार को घोषणा की थी कि खराब सेहत की वजह से पद छोड़ने का मन बना रहे हैं। वे लंबे वक्त से आंत में सूजन से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। वे जापान में सबसे लंबे वक्त तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार रात आबे से फोन पर बात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने लंबी बातचीत करके पिछले 4 वर्षों के कार्य पर चर्चा की। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि एलन मस्क का नया प्लान, दिमाग को कंट्रोल करेगी चिप, ले सकेंगे याददाश्त का बैकअप। दोस्तों क्या आप अपनी याददाश्त का बैकअप ले सकते हैं? आपका दिमाग एक चिप से कंट्रोल किया जा सकता है। कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। एक चिप आपके दिमाग को ऑपरेट कर सकती है। ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन मुमकिन हो सकता है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एलन मस्क फ्यूचर में इसे हकीकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एलन मस्क अमेरिका में रहने वाले बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार को हकीकत बनाया, जो लोगों को मार्स पर बसाने का मिशन बनाए बैठे हैं। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक पिछले कई सालों से इंसानी दिमाग पढ़ने वाली चिप पर काम कर रही है। कंपनी ने सुअर के दिमाग में इस चिप को लगाकर प्रयोग किया है। आपको बता दें कि न्यूरालिंक ने सिक्के की साइज का चिप का प्रदर्शन सुअर के दिमाग में लगाकर किया है। ऐसी चिप जो आने वाले दौर में एक इंसान के दिमाग में फिट की जा सकेगी, जिसको स्क्रूल सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग में फिट किया जा सकेगा। आपको बता दें कि न्यूरालिंक टीम की माने तो पिग्स पर चिप का ट्रायल सक्सेसफुल रहा। जिस पिग के दिमाग में चिप लगी हुई थी, उसके दिमाग में चल रहे सोच विचार वायरलेस सिग्नल के जरिए कंप्यूटर पर देखे जा सकते थे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान, गुजरात और कोंकण गोवा के पश्चिमी हिस्सों में भीषण बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखी गई है। आपको बता दें कि उड़ीसा, पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और तटीय उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिम राजस्थान, गुजरात के कच्छ क्षेत्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी होने की संभावना है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान के बाकी हिस्सों, दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश, कोंकण गोवा और तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही खबरों को अपने फोन पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।